नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरूप इंस्पायर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं दर्शकों को मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे द्वारा दी जाने वाली विषय वस्तु आपको पसंद आती होगी। हम चला रहे हैं व्याकरण की सीरीज। इससे पूर्व आपको माहेश्वर सूत्र, इसके अलावा प्रत्याहार का ज्ञान आपको पूर्व के वीडियो में हो चुका है। आज हम बच्चों पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार की एक क्लास हमने माहेश्वर सूत्र के मार्फत से पहले ली थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ण वर्ण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। कैसी इकाई है? लिखित। और जब भाषा की लिखित इकाई ना हो करके जब वो मौखिक में हो तो कहलाती है ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। और हम वर्ण को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? बोलो। 3 भागों में, जिसको कहते हैं एक तो स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। क्या होते हैं? वर्ण के कितने भाग हो गए? 3। पहला स्वर, दूसरा, तीसरा अयोगवाह। और वर्ण की बात करें तो अपने एक भारतीय दर्शन में भी वर्ण होता है। क्या होता है? भारतीय दर्शन में भी वर्ण होता है। और उस वर्ण में कहा जाता है कि परमात्मा पुरुष को मान लिया जाए। परमात्मा को क्या मान लिया जाए? पुरुष। क्या मान लिया जाए? पुरुष। तो उसके 4 अंगों को अलग अलग रूप से बांटा गया, जिसको भी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। परमात्मा का जो मुख है उसको बनाया गया ब्राह्मण। क्या बनाया गया? मुख को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। और जो भुजा थी उसको कहा गया क्षत्रिय। क्या कहा गया? क्षत्रिय। जो परमेश्वर का उदर था उसको कहा गया वैश्य। क्या कहा गया? वैश्य। और जो परमेश्वर का चरण थे उसको कहा गया शूद्र। क्या कहा गया? शूद्र। तो एक वर्ण शब्द को अपनी भारतीय परंपरा में जो वर्तमान की वर्ण व्यवस्था जाति में बढ़ चुकी है, उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी, उसको भी वर्ण कहते हैं। लेकिन हम व्याकरण के संदर्भ में जो वर्ण पढ़ेंगे वो वर्ण ये ना हो करके हम व्याकरण ज्ञान में शब्द ज्ञान को पढ़ेंगे। तो वो वर्ण है। उस वर्ण के 3 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? बोलो कितने प्रकार? 3 प्रकार। तीन प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 3। कौन कौन से? पहला था स्वर, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, चौथा नहीं था। वर्ण के कितने भाग वर्ग करे थे आपने? 3। तो हम पढ़ रहे हैं स्वर। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। बोलो क्या पढ़ रहे हैं? स्वर को संस्कृत में कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। अच कहते हैं। 2 तरह के जीव होते हैं। एक तो होते हैं स्वावलंबी और एक होते हैं प्रावलंबी। क्या होते हैं? एक होते हैं स्वावलंबी और एक होते हैं प्रावलंबी। स्वावलंबी वो कहलाते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं। किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे आपके माता पिता है, खुद कमा करके खुद ही खाते हैं, किसी पर निर्भर है क्या? वो है स्वावलंबी। क्या है? और आप, पापा रोटी चाहिए, पापा कपड़ा चाहिए, पापा रहने के लिए घर चाहिए, पापा कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, आप कहते हैं तो आप क्या हैं? प्रावलंबी। क्या हैं? आप माता पिता पर निर्भर हैं। क्या है? निर्भर। तो वर्ण में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वावलंबी होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? निर्भर। तो स्वर में स्व यानी खुद, रे यानी राज करते हैं, यानी ऐसे वर्ण जो खुद ही राज करते हैं। क्या करते हैं? खुद राज करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं, अपने आप में स्वावलंबी है। क्या है? स्वराजन्ते इति स्वरा। स्वराजन्ते, स्वराजन्ते इति स्वरः।
यानी ये अपने आप में राज करते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं है। यानी इनको बोलने में, इनको लिखने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता, व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप में राज करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। बोलो क्या कहते हैं? स्वराजन्ते इति स्वर। अब स्वरों के भी भाग है। क्या है? और ये जो भाग हैं, ये बोलने का जो समय है, क्या है? बोलने का जो समय है, उस समय के आधार पर तय किए जाते हैं। तो जो माहेश्वर सूत्र आपको मैंने पढ़ाया था, उस माहेश्वर सूत्र में स्वर को क्या बताया था? अच। क्या बताया था? अच। और इस स्वर में दो प्रत्यार आते हैं। कितने प्रत्यार आते हैं? दो। एक प्रत्यार तो होता है अक। क्या होता है? और एक प्रत्यार होता है एच। कौन सा होता है? अक में अ, ई, उ, री और ली, ये किस में आते हैं? अक में। एच में क्या क्या आते हैं? ए, ओ, आई और औ, ये किस में आते हैं? एच में। किस में आते हैं? एच में। तो स्वरों में, स्वरों को संस्कृत में कहते हैं अच। अच में कितने प्रत्यार आते हैं? दो। एक होते हैं अक, दूसरे होते हैं एच। क्या होते हैं? एच। अब स्वरों को डिवाइड जो किया गया है, जिनका बंटवारा हुआ है, वो उनके बोलने का जो समय है कि किस वर्ण को बोलने में कितना समय लगेगा, या तो थोड़ा लगेगा, या ज्यादा लगेगा, या बहुत ज्यादा लगेगा। तीन ही हो सकता है, या तो थोड़ा, या ज्यादा, या बहुत ज्यादा। तीन ही स्थिति होती है। तो तीन स्थिति के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। बोलो कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। स्वरों का जो विभाजन था वो तीन भागों में हुआ। कितने भागों में? तीन। एक तो होता है हर्षव। क्या होता है? एक होता है दीर्घ। क्या होता है? और एक होता है प्लुत। क्या होते हैं? प्लुत। हर्षव को कहते हैं छोटा, दीर्घ को कहते हैं बड़ा। ठीक है। यह है वर्ण एक मात्रिक। कितने मात्रिक? जिसकी एक ही मात्रा है। क्या है? यह है द्विमात्रिक। इसकी दो मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राओं जितना समय लगे। यह है त्रिमात्रिक। कितना? ह्रस्व को क्या कहते हैं? छोटा या एक मात्रिक। दीर्घ को क्या कहते हैं? बड़ा या द्विमात्रिक। और प्लुत को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। जब मैंने आपको माहेश्वर सूत्र का ज्ञान दिया था, उसमें बताया था कि ह्रस्व अक प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं? अक। कौन सा प्रत्यार? अक। अ, ई, उ, री और ली, ये किस में आते हैं? ह्रस्व। अब पाणिनि व्याकरण के अनुसार और माहेश्वर सूत्र के अनुसार दोनों को बताने का मैं प्रयास करूंगा। माहेश्वर सूत्र के अनुसार मैंने बताया था स्वरों की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। बोलो कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या माहेश्वर सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार? सूत्र के अनुसार। माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र क्या था? अ, ई, उ, आई उणा रील री का, आई उणा रील री का, ए होंगे, आई होता है वरटा
तो उसे आगे निकल गए। तो अ ई ऊण री लरी का शुरुआत के 4 सूत्र, शुरुआत के अ ई ऊण री लरी का ए ओंग आई उच, कितने हो गए? आ ई उ री ली ए ओ आई औ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी? 9, कितनी? 9। और जो पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या है वो है 21 या 22, कितनी? 21 या 22। पाणिनि व्याकरण के अनुसार, किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22, कितनी? 21 या 22। समझ आ गया? अब मैंने स्वर बताए थे कितने तरह के होते हैं, बोलो? 3। कितने तरह के? 3। पहला कौन सा था? ह्रस्व। क्या था? दूसरा क्या था? दीर्घ। तीसरा क्या था? प्लुत। क्या था? जो ह्रस्व है उसमें आएंगे अक। क्या आएंगे? क्या आएंगे? अक। दीर्घ में अक भी आएगा, अक का दीर्घ रूप भी होगा, और साथ में आएंगे एच। क्या आएंगे? एच। और प्लुत में सबका होगा, प्लुत यानी सबका होगा। ली को छोड़, इसको ए आई वाले को, इनका भी होगा, ह्रस्व का होगा और लृ का नहीं होगा। तो अक जो है, एक तो हो गया अ, इधर देखो, ई उ री और लृ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इधर देखो, दीर्घ में क्या आ जाएगा? अ का दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। ई का दीर्घ क्या हो जाएगा? ई। इसका क्या हो जाएगा? उ। री का क्या हो जाएगा? और लृ का दीर्घ होता नहीं है। लृ का क्या नहीं होता है? दीर्घ होता नहीं है। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 हो गए। अब जो ये है उन सब का होगा प्लुत। क्या होगा? प्लुत। तो अ का प्लुत यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। तो जो 3 हिंदी में 3 लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं। ई का भी प्लुत, उ का भी प्लुत और री का भी प्लुत और लृ का भी प्लुत। फिर ए का भी प्लुत, आई का भी प्लुत और ओ का प्लुत और औ का प्लुत। अब गिनो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए। तो मैंने जब शुरुआत में बताया था, ध्यान दो, शुरुआत में कहा था पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। क्या होती है? 21 या 22। ये कितने हो गए? 22। तो इसका मतलब 21 या 22 क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि लृ का यदि दीर्घ नहीं होता तो प्लुत भी नहीं होता। लृ का दीर्घ नहीं होता तो प्लुत भी नहीं होता।
इसलिए मानना यह चाहिए कि 21 ही हो, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि दीर्घ प्लुत होता है, इसलिए 21 या 22, 21 या 22। अब कुछ जीवों की आवाजें हैं, क्या है? आवाजें। ऐसा कहते हैं कि एक पक्षी होता है नीलकंठ, क्या होता है नाम? नीलकंठ। पक्षी का क्या नाम है? स्वरों में बोलने में समय कितना लगता है? नीलकंठ रुत तुल्यम हरेस्व, नीलकंठ रुत तुल्यम हरेस्व, यानी नीलकंठ पक्षी बोले जितनी आवाज में कोई बोल ले तो वो कहलाता है हरेस्व। क्या कहलाता है? नीलकंठ के बाद में एक पक्षी होता है वायस। क्या होता है? वायस कहते हैं कुएं को, कागले को। कागला जितनी आवाज को लंबी करता है वो होता है दीर्घ। कागला बोलते हैं ना क्रो क्रो, तो वो आवाज होती है दीर्घ की। और एक पक्षी होता है मोर, म्याओ, लंबी खींचता है ना आवाज को, तो वो होती है प्लुत। मयूर रुत तुल्यम, मयूर रुत तुल्यम, मयूर के जिसकी आवाज लंबी हो वो तो होता है प्लुत। कोए की जितनी आवाज जिसकी लंबी हो वो दीर्घ, और नीलकंठ के जितनी लंबी आवाज हो वो होता है हरेस्व। क्या होता है? हरेस्व। अब यदि आपको पुनः रिवीजन के लिए कहा जाए तो स्वर क्या होते हैं? जो किसी पर निर्भर नहीं होते। और स्वरों के में कितने प्रत्यार आते हैं? 2। कितने आते हैं? एक तो अक और दूसरे एच। अक और एच। अक में क्या होते हैं? ए, ई, उ, री, ली। और एच में क्या आते हैं? ए, ओ, आई, औ। ठीक है। उसके बाद स्वरों के प्रकार कितने? बोलो, स्वरों के प्रकार कितने? पहला ह्रस्व, दूसरा, तीसरा प्लुत। ह्रस्व को छोटा या एक मात्रिक भी कहते हैं, दीर्घ को बड़ा या द्विमात्रिक भी कहते हैं, और प्लुत को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या है 9। कितनी? 9। ये कौन से? ए, ई, उ, री का ए होंगे, आई, औ, च। ये हो गए स्वरों की संख्या माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9। और पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 21 या 22। कितनी? 21 या 22। ह्रस्व कितने हैं? ये 5। कितने? दीर्घ कितने? ये सारे दीर्घ। और प्लुत ये सारे प्लुत। समझ आ गया? तो सबके मिलाकर के ये संख्या कितनी हो गई? 21 या 22। नीलकंठ पक्षी के जितनी आवाज किसकी होती है? ह्रस्व की। दीर्घ की आवाज कितनी हो किसकी होती है? 22 के समान। और मोर की जितनी लंबी आवाज किसकी होती है? प्लुत की। किसकी? अब सॉलिड रूप में आपको यही समझना है कि यदि हिंदी के अनुसार आपको वर्ण विचार की बात की जाए तो स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। और व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 11 और 33 कितने हो गए? बोलो। 11 और 33 44। 11 और 33। तो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 44। और फिर वो अलग हो गए 6। कौन से? 3 वो और हो गए। कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 17। तो इस हिसाब से संस्कृत के अनुसार आपको यह ध्यान रखना है कि 21 या 22 स्वरों की संख्या होती है। क्या होती है? 21